समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में आज हम बात करने वाले हैं प्रकार्यवादी सिद्धांत के बारे में। इस सिद्धांत के बारे में चर्चा करने से पहले हम एक कहानी सुनते हैं। एक कहानी है, शरीर के विभिन्न अंगों में लड़ाई हो गई। हृदय ने कहा कि मैं बिना किसी विश्राम के हमेशा हर पल प्राणियों के शरीर में रक्त का संचरण करता हूँ और ये श्रम मैं निरंतर करता रहता हूँ। फेफड़ों ने अपनी शिकायत रखी कि हम हर सांस और प्रश्वास का श्रम करते रहते हैं। इसी तरह की बात शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंगों ने रखी। सबकी शिकायत यह थी कि भोजन का आनंद केवल जीभ लेती है और जो काम है वह सभी अंगों को करना पड़ता है। ये कौन सी बात हुई कि आनंद तो कोई एक ले और दूसरे सब दिन रात परिश्रम करते रहें। इसका नतीजा ये हुआ कि जीभ के विरोध में शरीर के सभी अंगों ने विरोध प्रकट करना शुरू कर दिया। परिणाम जो हुआ वह हम उससे वाकिफ़ हैं, यानी शरीर जो है वह बंद हो गया और व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ये जो कहानी है बच्चों, हम पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को सुनाते रहते हैं। इसका जो एक सबक है वह प्रकार्यवाद के लिए भी है। जैसे शरीर का एक भाग दूसरे अंग से और अगली प्रक्रिया में अप्रत्यक्ष रूप से शरीर के अन्य अंगों से जुड़ा रहता है, परस्पर जुड़ने की यह प्रक्रिया ही प्रकार्यवाद है। यह पूरी प्रक्रिया कार्य कारण संबंधों पर आधारित रहती है। ये कहानी सुनाने का बच्चों उद्देश्य हमारा यही है कि जिस तरह से शरीर के सभी अंग एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं, शरीर के किसी एक अंग के कार्य का प्रभाव दूसरे अंग पर पड़ता है, उसी तरह से यह जो समाज है उसमें भी कई प्रकार होते हैं और समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने में इस प्रकार का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी के माध्यम से समाज की व्यवस्था चलती रहती है, समाज सुचारू रूप से कार्य करता है और एक दूसरे के प्रकारों से जुड़ा रहता है। वास्तव में प्रकार्यवाद का प्रारंभ जो है वह जैविकीय प्रकार्यवाद से ही हुआ है। प्राकृतिक विज्ञानों में जब जैविकीय विज्ञान का विकास हुआ तो कुछ समाज वैज्ञानिकों ने जैविकीय सावयववाद या ऑर्गेनिज्म को समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर भी लागू किया। पिछले 6-7 दशक से प्रकार्यवादी सिद्धांत का विकास बहुत अधिक हुआ है। किंग्सले डेविस तो यहाँ तक कहते हैं कि आज समाजशास्त्र में जो भी साहित्य है उसका 3/4 भाग प्रकार्यवादी साहित्य है। अगर हम अपने देश में प्रकार्यवादी सिद्धांत के प्रभाव को देखें तो यहाँ की स्थिति कोई बहुत ज़्यादा आशाजनक नहीं है। उपनिवेशवादी और सामंतवादी व्यवस्था के अधीन रहे इस देश में प्रकार्यवाद को अपनाने के लिए अनुकूल अवसर था। यहाँ के समाजशास्त्री, मानवशास्त्री तो प्रकार्यवाद के स्वागत के लिए खड़े थे। समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्री का जो प्रायोजित सर्वेक्षण हमें उपलब्ध है उसमें त्रिलोकीनाथ मदान, TN मदान ने अध्ययन विधियों का मूल्यांकन किया है। अपने निष्कर्षों में वे कहते हैं कि यहाँ अधिकांश अध्ययन अपनी प्रकृति में प्रकार्यवादी हैं। कुछ मार्क्सवादी समाजशास्त्रियों को छोड़कर, जिनमें अक्षय देसाई और रामकृष्ण मुखर्जी, सभी ने प्रकार्यवादी संदर्भ में अपने अध्ययन प्रस्तुत किए हैं। गांव, जाति, संयुक्त परिवार, इन पर हमारे यहाँ अध्ययनों की बहुतायत है और इन सब की विधि प्रकार्यवादी है। प्रकार्यवादी सिद्धांत जो हैं उसके भी कई प्रकार हैं, जैसे सावयवी प्रकार्यवाद, विश्लेषणात्मक प्रकार्यवाद, मानवशास्त्रीय प्रकार्यवाद और समाजशास्त्रीय प्रकार्यवाद। प्रकार्यवादियों की एक बहुत बड़ा जो योगदान हमें रहा है वह यह कि उन्होंने सामाजिक संसार को एक संपूर्ण व्यवस्था के रूप में स्थापित किया। इस अवस्था में विरोध भी है
इस व्यवस्था में हिंसा और तोड़ फोड़ भी है, लेकिन प्रकार्यवादी विचारों का यह भी मानना है कि प्रत्येक व्यवस्था की कुछ आवश्यकताएं होती हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान्य और विघटनकारी शक्तियों में ऐसा तालमेल स्थापित हो जाता है कि व्यवस्था का संतुलन और उसकी सजातीयता बरकरार रहती है। इसलिए प्रकार्यवादियों का यह मानना है कि समाज में एक निश्चित व्यवस्था, सजातीय और संतुलन होता है। इस व्यवस्था में संघर्ष से उबरने के लिए सामाजिक अंकुश और कायदे कानून भी होते हैं। इसके अलावा प्रकार्यवादियों की एक दूसरी मुख्य मान्यता यह है कि समाज के विभिन्न भाग राजनीति, अर्थ, शिक्षा, विकास, राजस्व एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। यह जुड़ना भी संयोगवश नहीं है, इसके पीछे कुछ निश्चित अनुभविक आधार और कार्य कारण संबंध होते हैं। कार्यवादी सिद्धांतवेताओं में मुख्य रूप से किंग्सले डेविस, टोलकट पार्सन्स और रॉबर्ट मर्टन के नाम लिए जाते हैं। प्रकार्यवाद की अगर हम परिभाषाओं की बात करें तो इन परिभाषाओं में भी विभिन्नता हमें दिखाई देती है, लेकिन इन सब का एक मुख्य भाग जो है वह यह कि ये समाज के एक भाग को दूसरे भागों के साथ रखकर संपूर्ण समाज के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। रॉबर्ट मर्टन ने भी कहा है कि अंग्रेजी शब्द फंक्शन बातचीत में कई अर्थ में प्रयुक्त होता है। वास्तव में इसका प्रयोग बहुत लचीला है। जैसे हम फंक्शन के 5 अर्थ लेते हैं। फंक्शन का पहला अर्थ किसी सार्वजनिक सभा या त्यौहार से लिया जाता है। हम समाचार पत्रों में भी अक्सर पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति अमुक फंक्शन में व्याख्यान देंगे या अमुक फंक्शन में भाग लेंगे। इसका दूसरा प्रयोग किसी न किसी व्यवस्था के संदर्भ में होता है। मैक्स वेबर एक स्थान पर विभिन्न व्यवसायों में व्यक्ति के फंक्शन की व्याख्या करते हैं। वे लिखते हैं कि जब अर्थशास्त्री व्यवसायों का वर्गीकरण करते हैं तो सरलता से कहते हैं कि समूह के फंक्शन यानी प्रकार का विश्लेषण होना चाहिए। राजनीति शास्त्र में फंक्शन का प्रयोग तीसरे अर्थ में किया जाता है। यहाँ अर्थ क्रियाकलापों या एक्टिविटीज़ से होता है। कहा जाता है कि राज्यपाल के फंक्शन का जो प्रयोग होता है वह चौथा प्रकार है। यहाँ फंक्शन के चरों में पारस्परिक संबंधों के अर्थ में लिया जाता है। और 5वां प्रकार वह है जो समाजशास्त्री काम में लाते हैं। इसके अनुसार फंक्शन वह गतिविधि है जिसके द्वारा समाज से संपूर्ण व्यवस्था बनी रहती है। जैसे हम बात करें पुस्तकालय की, तो पुस्तकालय में बुक लिफ्टर इच्छित पुस्तक को उपलब्ध कराने के लिए किसी गतिविधि को करता है, तो उसकी यह गतिविधि पुस्तकालय की संपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक बनती है। यानी बुक लिफ्टर का काम पुस्तकालय के अन्य कामों से जुड़ा है, इसलिए उसकी यह गतिविधि फंक्शन या प्रकार्य है। प्रकार्यवाद समाज को एक व्यवस्था मानकर चलता है। इसका मतलब यह हुआ कि समाज के विभिन्न भाग परस्पर रूप से जुड़े रहते हैं और उनका जोड़ ही संपूर्ण समाज को बनाता है। जब हम समाज का विश्लेषण करते हैं तो उसमें किसी भी इकाई को लेकर उसके संबंध अन्य इकाइयों और संपूर्ण समाज के साथ देखते हैं। इस तरह यदि हम परिवार और धर्म का अध्ययन करते हैं तो उन्हें अलग अलग इकाई मानकर नहीं चलते। इन संस्थानों का संबंध हम संपूर्ण समाज के साथ जोड़कर देखते हैं। विशेष रूप से हम यह देखते हैं कि परिवार या धर्म किस प्रकार से संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को अपना योगदान देते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि शुरू में जो सिद्धांतवेत्ता थे उन्होंने प्रकार्यवादी विश्लेषण में समाज और सावयव दोनों की समानता के स्तर पर तुलना की है। हमें किसी भी व्यवस्था के जीवित रहने के लिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना व्यवस्था का जीवित रहना संभव नहीं होता। जैसे यदि मनुष्य के शरीर को जीवित रहना है तो उसे वायु चाहिए, पानी चाहिए, ऊर्जा चाहिए और अन्य वस्तुओं की आवश्यकता के अतिरिक्त बाहरी खतरों से सुरक्षा चाहिए। प्रकार्यवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए
जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं उन्हें पूर्व आवश्यकताएं या प्री रिक्विजिट्स कहते हैं। जब तक ये पूर्व आवश्यकताएं पूरी नहीं होती कोई भी व्यवस्था चल नहीं सकती। वीडियो में हमने प्रकार्यवादी सिद्धांत का एक संक्षेप में परिचय प्राप्त कर लिया। इससे अगले वीडियो में हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार्यवादियों के द्वारा दी गई प्रकार्यवादी सिद्धांत की परिभाषा के बारे में।